हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं साकेत आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को 24 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा पूरा डिटेल्स में। 24 फरवरी के करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो आप सब रेडी रहिए करंट अफेयर्स के लिए और पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देखिएगा, पहले ही आपको बता देना है, टाइम्स का थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ है, उसको हम लोग धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि सही हो जाए। अभी आपको जो है इवनिंग में वीडियो मिलेगा आज का। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। किस संस्था ने दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है? तो ये आपको बताना है, ये क्या कह रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा। इसलिए क्वेश्चन जो है आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर कौन विकसित किया है? विकल्प में है इसरो, डीआरडीओ, नासा, जाक्सा। तो सही उत्तर आपका रहेगा भारत का स्पेस एजेंसी इसरो ने इसको जो है विकसित किया है। तो इसके बारे में डिटेल्स देख लेना जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो भारत, जिसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में कहेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ठोस परमाणुक उत्पादन के लिए 10 टन का, देखिए टन है यहाँ, 10 टन का वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर विकसित किया है, जो वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का सबसे बड़ा मिक्सर होगा या है। किसने विकसित किया है? इसरो ने किया है। किस लिए किया है? ठोस परमाणुक उत्पादन के लिए। सहयोग इसको कौन किया है? सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो बेंगलुरु में स्थित एक संगठन है, उसके द्वारा इसको सहयोग किया गया है, इसको जो है विकसित करने में। यह स्वदेशी मिक्सर जो है ठोस रॉकेट मोटर निर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जो है भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। तो याद रखना है इसके बारे में। इसरो देखिएगा, इसरो अपने इंडिया का जो है, भारत का स्पेस एजेंसी है, जिसका जो है स्थापना 15 अगस्त 15 अगस्त के दिन हुआ था। ये आपको याद रखना है। 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ये चीजें आपको याद रखना है। अभी जो है हाल ही में इसके इसरो के चीफ नए बने थे, उनका नाम आपको बताना है। और उसके बाद ये अपना अंतरिक्ष स्पेस में जो है सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च करता है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से लॉन्च करता है, श्रीहरिकोटा से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें। ये देखेगा, लार्जेस्ट वर्टिकल मिक्सर किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो द्वारा विकसित किया गया है। इसका इस तरह से कुछ इमेज है। अगला है टाइम्स मैगजीन। क्या है? मैगजीन है, विश्व लेवल की मैगजीन है, न्यूयॉर्क में स्थित है ये। इसके टाइम्स मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो एक ही महिला शामिल हुई है पूरे भारत की, और पूरे विश्व में 13 महिलाओं को शामिल किया गया है इस सूची में, और भारत की उसमें एक महिला शामिल है। इंडिया की कौन सी एक महिला शामिल है? तो नाम आपका बताना है इसमें से। विकल्प में है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन एक शामिल हुआ है? वैसे ये तो हम आपको अगर बता दिए कि एक भारत की महिला शामिल है, तो इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, कोई इसमें शामिल है। तो विकल्प क्या है? विकल्प सही आपका रहेगा डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो है इसमें शामिल है। किसके द्वारा ये जो है सूची जारी की गई है? टाइम्स मैगजीन। ये जो है यूएसए की मैगजीन है। पहले साप्ताहिक ये जो है मैगजीन छपती थी, लेकिन अभी विश्व लेवल पे ये जो मैगजीन काम कर रही है और पूरे विश्व में जानी जाती है ये मैगजीन। तो देखिएगा, असम की जीव विज्ञानी है, बायोलॉजिस्ट है, क्या नाम है उनका? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। इनको जो है टाइम्स मैगजीन वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है। यह विश्व की 13 महिलाओं में से एक है, अभी आपको हम बता दिए ना, जिन्हें जो है टाइम्स मैगजीन की सूची में शामिल जगह मिला है या शामिल किया गया है। इनको जो है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को जो है कई कार्यों के लिए अवार्ड दिया जा चुका है। ये पर्यावरण से संबंधित कई सारे पक्षियों को संरक्षण से संबंधित या और सारे कार्य करते हैं। तो देखेंगे इन्हें जो है व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया जाता है, जो इन्वायरमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण अवार्ड है, इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है, ये उनको मिल चुका है। वो भी एक बार नहीं, दो दो बार ये अवार्ड ये पा चुकी हैं, 2017 और 2024 दोनों में। पिछली वर्ष भी ये जो है अवार्ड पा चुकी हैं। और ये क्वेश्चन आपका 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये पूर्णिमा देवी बर्मन किस राज्य से संबंधित है? दूसरे नंबर इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड इनको जो है दिया गया है, जो इन्वायरमेंट से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो कार्य करता है उनको दिया जाता है। डॉक्टर बर्मन देखेंगे
पूर्णिमा देवी बर्मन, ये असम में जो है हरिगिला पक्षी होती है, आप जानते होंगे, जरूर पढ़े होंगे। हरिगिला पक्षी के संरक्षण के लिए भी ये कार्य कर रही है, इसके कारण से ये अवार्ड इनको दिया गया है। अगर टाइम्स मैगजीन 1923 में स्थापित एक मैगजीन है जो अमेरिका की मीडिया कंपनी है। पहले साप्ताहिक ये जो है अपना न्यूज छापता था, अभी जो है वर्तमान में पर डे छापता है। तो याद रखना है इसके बारे में, इनका नाम याद रखना है। इनकी सूची में शामिल किया गया है, विश्व की 13 महिलाओं को शामिल किया गया है, 13 में से एक महिला जो है भारत से संबंधित है। ये देखिएगा, देखिएगा हरगिला पक्षी को किस तरह से संरक्षण दे रही हैं, इनको अपने जो है हाथ पर ये बैठाई हुई है, तो इनको, इनका इमेज भी आपको ध्यान रखना है। अगला है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है कब मनाया जाता है। विकल्प में आपका 21 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी। तो कब मनाया जाता है? तो आज जो हम लोग केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मना रहे हैं, कौन सा दिवस मना रहे हैं? सेंट्रल एक्साइज डे। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के कानून को अपनाने के कारण यह दिवस मनाया जाता है। एक्साइज केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बारे में जो है लोगों को बताने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है 24 फरवरी को। तो थोड़ा सा आइडिया, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन थोड़ा सा आइडिया, अब आज दिवस हम लोग मना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको जान लेना जो है जरूरी होता है। देखिएगा अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से ट्रेंड देख रहे हैं एग्जाम का, वो एग्जाम आपका मिलाने के लिए किस तरह से पूछा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए आपका ये दे दिया, मान लीजिए ऐसे पूछा तो सही है कि हाँ कब मनाया जाता है, लेकिन 4 आपका दिवस दे देता है, 4 इधर पीछे दे देता है मिलाने के लिए बगल में, तो उस तरह से मिलाने के लिए भी पूछा जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दिवस आपको जान लेना जरूरी ही रहेगा। अब की बार जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसको आप उठाकर देखिएगा, किस तरह से दिवस से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी दोनों में 4-4 विकल्प दिया था, इधर और इधर मिलाने के लिए दिया था। तो आप मिलाइए कहां से कहां किस दिवस को कौन सा दिवस मनाया जाता है। वो भी ऐसा ऐसा दिवस पूछा है जो ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं रहता है, जो ट्रेंडिंग दिवस जैसे महत्वपूर्ण जो रहता है वो आपको, आप लोग एग्जामिनर के एग्जाम का तैयारी करता है वो सब जानते हैं कि हाँ जो महत्वपूर्ण है इसको याद कर लेना, लेकिन ऐसे दिया है जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, जो ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं था, तो इसलिए जो है सब दिवस जान लेना जरूरी होता है। अगला है विश्व समझ और शांति दिवस, यानी वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस डे कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है ये कब मनाया जाता है। विकल्प में है 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, 23 जनवरी। तो यह दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर आपका रहेगा यह दिवस कल मनाया गया है 23 फरवरी को। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना। देखिए कल संडे था तो हम लोगों की क्लास जो है नहीं हुई थी, तो नहीं तो कल ही बता दिया जाता, तो इसलिए इसको आज बताया जा रहा है। तो देखिएगा 23 फरवरी को जो है हम लोग यह दिवस मना रहे हैं, वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। देखिएगा कोई भी परिवार हो, कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे संगठन हो, वो कैसे चलता है? समझदारी से चलता है और शांति से चलता है। तो अगर दोनों लोगों में जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, पीस नहीं होगा, तो वो जो है संगठन या परिवार या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है समझ को और शांति को विश्व लेवल पे बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। रोटरी, देखिएगा रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना 23 फरवरी 1905 के परिणाम स्वरूप पहली सभा को जो है विश्व समझ और शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्लब के संस्थापक जो थे पॉल हैरिस ने शिकागो में जो है दुनिया भर में शांति और समाज को बढ़ावा देने के लिए यह प्रस्ताव रखा था, तो इसीलिए यह दिवस जो है मनाया जाता है। इसका देखिएगा एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है रोटरी इंटरनेशनल, एनजीओ की तरह कार्य करता है, उसके जो है स्थापना दिवस के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य यही है दुनिया भर में शांति और समझ के महत्व पर जो है प्रकाश डालना और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करना, तो इसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है, ये आपका महत्वपूर्ण बात है। अगला है भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये अभी आज से ये अभ्यास जो है शुरू हो गया है, एक्सरसाइज शुरू हो गया है भारत और जापान के बीच। देखिएगा ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है जो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज हो रहा है ये किस देश के बीच में हो रहा है? तो आपको याद रखना है किसके बीच हो रहा है? भारत और जापान के बीच में हो रहा है। कैसा संस्करण है? 6वां संस्करण है।
तो अभी ये आपसे पूछा जा चुका है, पूछ रहा है कि ये कहाँ हो रहा है। ये अल्टरनेटिव क्रम में होता है। अल्टरनेटिव क्रम मतलब ये होता है कि अगर आपकी बार भारत में हुआ तो अगले वर्ष ये जापान में होगा, अगर जापान में आपकी वर्ष हो तो पिछले वर्ष, अगले वर्ष जो है 26 में कहाँ होगा, भारत में होगा। तो पिछले वर्ष जो है ये 50वें संस्करण का आयोजन कहाँ हो गया था, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था, राजस्थान में। तो अब की वर्ष कहाँ हो रहा है इसका आयोजन, अब की वर्ष इसका आयोजन जापान में हो रहा है। पहली बात तो ये यानी कि देश तो जापान में होता है, जापान के साथ ये हम एक्सरसाइज करते हैं। और अब की वर्ष कहाँ हो रहा है, तो माउंट फूजी जो है वहां ये एक्सरसाइज हो रहा है। आज से इस एक्सरसाइज का शुरुआत हो गया है। तो देखिएगा 24 फरवरी से इसका एक्सरसाइज का शुरुआत हुआ और 9 मार्च तक यह एक्सरसाइज चलेगा, जापान के ईस्ट फूजी युद्ध प्रशिक्षण क्षेत्र में। इस अभ्यास में 120 से अधिक सैनिक जो है भारत के इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कल ही रवाना हो गए थे। उद्देश्य है दोनों सेनाओं के बीच जो है तालमेल को बढ़ावा देना और शहरी युद्ध तथा आतंकवाद रोधी अभियानों में सहयोग को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच में जो है, सेनाओं के बीच में, दोनों देशों के बीच में कैसे ज्यादा से ज्यादा तालमेल बैठाया जा सकता है, जो शहरी युद्ध है कैसे खत्म किया जा सकता है, जो आतंकवादी अभियान, आतंकवादी जो घटनाएं होती हैं उसको कैसे जो है रोका जा सकता है। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कोई जापान में आतंकवादी घटना करके भारत में आके शरण ले लिया है, तो उसको कैसे जो है उसको भारत जापान को सौंप दे, या कैसे इस घटना को जो आतंकवादी घटना को कैसे रोका जा सके, इस सब के लिए ये अभ्यास होता है। यह अभ्यास एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है जो बारी बारी से जो है भारत और जापान में आयोजित किया जाता है। हम पहले ही इसको आपको बता दिए। पिछली वर्ष आपका कहाँ हुआ था, तो पिछली वर्ष आपका राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 2000 फरवरी मार्च 2024 में हुआ था। और जापान के साथ देखेंगे तो जिमेक्स एक्सरसाइज भी हम लोग करते हैं। कौन सा एक्सरसाइज करते हैं, जिमेक्स है। जस्ट 1 मिनट। कौन सा एक्सरसाइज करते हैं, जिमेक्स एक्सरसाइज करते हैं। किसके साथ करते हैं, जापान के साथ करते हैं। उसी धर्म गार्जियन को धर्म रक्षक भी कहा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये देखिएगा आपका माउंट फ्यूजी यहाँ है, कहाँ है, जापान में। तो इस यहाँ एक्सरसाइज हो रहा है। अगला है मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा। अपतटीय मतलब ऑफशोर एयरपोर्ट। क्या कह रहा, भारत का पहला। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो भी कहाँ बन रहा, मानव निर्मित द्वीप पर। द्वीप एक होता है जो है आर्टिफिशियल द्वीप, जो पहले से द्वीप जो है बना हुआ है। एक होता है समुद्र में जो है मानव द्वारा द्वीप जो है बनाया जाता है। तो उस मानव निर्मित द्वीप पर हम लोग क्या बना रहे हैं, हवाई अड्डा बना रहे हैं, ऑफशोर एयरपोर्ट। तो कहाँ ये शुरू होगा, अभी इसका जो है निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो विकल्प में है आपका विशाखापट्टनम, मुंबई, कांडला, कोच्चि। तो ये आपको बताना है, ये जो है एयरपोर्ट जो मानव निर्मित द्वीप पर बनेगा, ये कहाँ बनेगा। सही उत्तर आपका रहेगा मुंबई में। तो इसको इसको आपको ध्यान रखना है, मुंबई में। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यह हवाई अड्डा भारत के पश्चिमी तट पर बधावन जो बंदरगाह है, बधावन पोर्ट, उसके पास ही, उसके नजदीक ही एक कृत्रिम द्वीप पर बनाया जाएगा। और इसके अलावा देखेंगे इसे हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ओसाका के कसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के समान ही डिजाइन किया जाएगा, जो दोनों ही मानव निर्मित द्वीप पर स्थित हैं। तो क्या होता है देखिएगा, ये इमेज है आपका। ये देखिएगा इसके चारों ओर से क्या है, आपका सागर है, समुद्र है। यहाँ देखें जहाजें चल रही हैं, और यहाँ भी समुद्र है, आपके चारों ओर से समुद्र है। बीच में क्या किया गया, मानव निर्मित द्वीप बनाया गया बीच में, और इसी के ऊपर क्या बनाया गया, एयरपोर्ट बनाया गया। इसी एयरपोर्ट पर अब आकर के जहाजें जो है रनवे करेंगी और यहीं से उड़ान भरेंगी। तो ये कहाँ बनाया जाएगा, मुंबई में इसका कार्य शुरू हो गया। इसी के तर्ज पर जो है बनाया जा रहा है। अगला है, किस देश के माउंट डुकोनो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो ये अभी चर्चा में रहा है, किस देश में ये विस्फोट हुआ है। विकल्प में है आपका फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, आयरलैंड। तो किस देश का ये ज्वालामुखी है जहां ये अभी इरप्शन हुआ है, वोल्केनो इरप्शन हुआ है। तो सही उत्तर आपका रहेगा, ये इंडोनेशिया में जो है ये ज्वालामुखी है, माउंट डुकोनो, इसमें अभी इरप्शन हुआ है। देखिएगा इंडोनेशिया के उत्तरी उत्तरी मालूकू प्रांत में
माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसके कारण से जो है विमानन चेतावनी जारी की गई है। क्यों विमानन चेतावनी जारी किया गया है? क्योंकि जब वोल्केनो का इरप्शन होता है तो धुएं जो है बहुत ज्यादा उड़ते हैं, आप देखते होंगे धूल जो है बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो जिससे क्या होता है विजुअलिटी जो है या देखने में जो प्रॉब्लम होती है। अगर एयरप्लेन आ रहा है तो उसको जो है टकराने की या जो है क्रैश होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए जो है विमानन चेतावनी जारी किया गया है। इसमें जो है कहा गया है जो ये हाल मोहरा द्वीप पर स्थित इस ज्वालामुखी से 2000 मीटर की ऊंचाई पर राख निकली है तथा ज्वालामुखी के जो है दक्षिणी क्षेत्र में घने सफेद से भूरे बादल छा गए हैं। तो क्या हुआ, जब 2000 मीटर तक ऊंचे तक ये अगर घने बादल छा जाएंगे, घने और सफेद और भूरे बादल छा जाएंगे तो विजुअलिटी कम हो जाएगी। इसके कारण से जो विमानन चेतावनी जारी किया गया है कि आप जो है इधर से जितने भी प्लेनें आने वाली है वो 5000 मीटर के ऊपर ही ऊंचाई पर उड़ेंगी, उसके नीचे आएंगे तो खतरा है। तो ये भी चेतावनी जारी किया गया था वहां। अन्य ज्वालामुखी अगर देखेंगे यहाँ जो इंडोनेशिया में आते हैं, इंडोनेशिया में देखिएगा इतने ज्वालामुखी हैं। आप क्यों क्यों है ज्वालामुखी? क्योंकि उसके कभी ज्योग्राफी में आपको बताया जाएगा, क्योंकि जो ऐसे प्लेस पे ही स्थित है। एक तरफ इधर हो गया है महाद्वीपीय प्लेट, एक हो गया महासागरीय प्लेट, दोनों के ये मिलन पर स्थित है, तो इसीलिए जो है यहाँ ज्वालामुखी बहुत ज्यादा आती है। देखें आप मैप में देखेंगे तो इंडोनेशिया जो है वो छोटे छोटे द्वीप वहां से मिलकर के बनी है, तो इसके कारण से जो है बहुत सारा वहां ज्वालामुखी आता है। अन्य ज्वालामुखी वहां देखेंगे सॉरी, माउंट मोरापी, मोरापी ज्वालामुखी है, माउंट समेरू है, माउंट किरंसी है, माउंट अंगुग है, माउंट सिनाबुग है और माउंट लेबटोबी, माउंट रोंग, ब्रोमो पर्वत, ये सब जो है एक्टिव ज्वालामुखी है जो कभी ना कभी आप देखेंगे तो न्यूज में ये रहते हैं। माउंट मेरापी अभी जल्दी ही इसका जो है इरप्शन हुआ था। माउंट सिनाबुंग भी अभी जल्दी ही आप लोग को जो है देखने को मिला होगा न्यूज में। तो ये सब जो है न्यूज में चलते रहते हैं, तो इसके बारे में भी आपको जो है याद रखना है। देखिएगा ज्वालामुखी से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि माउंट मोरापी किस देश में जो है स्थित ज्वालामुखी है, तो ये ऐसे ही याद रखना है इसको। ये देखिएगा आपका डुकोनो यहाँ है, ये आपका इंडोनेशिया का मैप है, देख रहे हैं कितना छोटे छोटे द्वीप यहाँ स्थित हैं, देख लीजिए। तो यहाँ जो सॉरी यहाँ डुकोनो ये आपका ज्वालामुखी है। अगला है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव, जिसे सोल कहा जा रहा है। इसके पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिएगा पहला संस्करण है तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? विकल्प में है नई दिल्ली, थिम्पू, काठमांडू, मुंबई। सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसके बारे में देख लीजिए, भारत मंडपम में 21 से 22 फरवरी तक इसका जो है आयोजन हुआ था। पीएम मोदी इसको उद्घाटन किए थे। यहाँ देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे जो एक देश है भूटान, भूटान के पीएम दासो सेरिंग टोगबे ने सोल सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में जो है शामिल हुए थे, वहां अपना भाषण भी दिए थे मुख्य अतिथि के रूप में। उद्देश्य इसका क्या है? एक ऐसा मंच प्रदान करना जहां जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, खेल, कला, राजनीति, मीडिया, नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र के लीडर जो है युवा पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए अपनी सफलताओं और असफलताओं को जो है साझा कर सके। तो इस उद्देश्य से इसको जो है आयोजित किया गया था इस सम्मेलन को, तो याद रखना है। देखेंगे स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप गुजरात में जो है आगामी नेतृत्व संस्थान है जो विश्वसनीय नेताओं को सार्वजनिक भलाई के काम को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। तो इसके लिए जो है ये स्थापित किया गया है, गुजरात में जो है ये संस्था है। सोल बोर्ड के अध्यक्ष जो सुनील मेहता है इस समय, इसको भी आपको थोड़ा सा जानना है। ये देखिएगा भूटान के जो है पीएम है, इनके द्वारा इसमें जो है सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जा रहा है और पीएम मोदी जैसे व्यक्ति जो है यहाँ देखिएगा संबोधन को जो है सुन रहे हैं। अगला है किस आईआईटी द्वारा एशिया का पहला वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी किया जा रहा है? तो हाइपरलूप को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में जो है ये प्रतियोगिता का मेजबानी किया जा रहा है किस आईआईटी द्वारा। वो भी क्या कह रहा है? एशिया का पहला, एशिया का पहला है इसलिए जो आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। विकल्प में है आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर।
तो किस आईआईटी द्वारा जो है ये आयोजन किया जा रहा है, इस प्रतियोगिता का मेजबानी किया जा रहा है? और वो भी कह रहा एशिया का पहला ऐसा मेजबानी है। तो सही उत्तर आपका रहेगा आईआईटी मद्रास है इसका आयोजन कर रहा है। तो देख लीजिएगा इसके बारे में। एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता 2025 का आयोजन आईआईटी मद्रास के सैटेलाइट कैंपस डिस्कवरी नाम से जो है वहां का सैटेलाइट कैंपस है, वहां इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? तो 21 से लेकर के 25 फरवरी तक किया जा रहा है, 2025 तक। अभी मतलब आज 24 है, कल तक भी इसका आयोजन चलेगा। इसको कौन कौन मिलकर आयोजित कर रहे हैं? तो आईआईटी मद्रास, ये तो आपको हम बता ही दिए, आईआईटीएम प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन और एसएई इंडिया, ये मिलकर के जो है आयोजित कर रहे हैं। इसमें देखेंगे तो रेल मंत्रालय और भारत सरकार भी अपना सहयोग के जो है भूमिका निभा रहा है या सहयोग उनको दे रहा है इसको ऑर्गेनाइज करने में। उद्देश्य क्या है? वैश्विक प्रतिभाओं, उद्योग जगत के नेताओं और शोधकर्ताओं को जो है एकजुट करना, सहयोग नवाचार और हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के वास्तविक दुनिया में जो है कार्यान्वयन को बढ़ावा देना। देखिएगा पहले हाइपरलूप के बारे में आप देख लीजिएगा। हाइपरलूप ये देख रहे हैं, ये एक ट्यूब है। ये ट्यूब में जो है वैक्यूम के माध्यम से, ये जो है ट्यूब में वैक्यूम के माध्यम से ये चल रहा है। इसमें क्या होता है, जो हम लोग चलते हैं, आप देखते होंगे जब चलते हैं तो आपके ऊपर एक प्रतिरोध जो है काम करता है, हवाएं आपको रोकने का काम करती हैं। तो इसमें क्या है, इसमें वैक्यूम बनाया गया है जिसमें हवाएं आपको इसको जो है रोकने का काम नहीं करेंगी। इसके कारण से इसका स्पीड जो है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी हो सकता है। कितना हो सकता है? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। तो देख लीजिए, हाइपर लूप एक ट्यूब के माध्यम से जो है वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और उसी में ये जो है चलता है। और इसका गति देखेंगे तो देखिएगा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक इसे चल सकता है। इसीलिए इसको जो है पांचवा साधन कहा जा रहा है, पांचवा साधन। तो इसके बारे में ये आपको याद रखना, हाइपरलूप। और हाइपरलूप के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। हाइपरलूप परिवहन का पांचवा साधन है। यह जो है एक ऐसा ट्रेन है जो लगभग वैक्यूम ट्यूब में चलती है और कम वायु प्रतिरोध के कारण जो है ट्यूब के अंदर कैप्सूल लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक की गति जो है पहुंच सकता है। तो देखिएगा, जब प्रतिरोध नहीं होगा बाहर का कोई, और कोई जो है अवरोध नहीं उत्पन्न होने पाएगा, तो ये निश्चित रूप से इसकी गति जो है करने में आसानी होगी। अभी क्या होता है, मान लीजिए हम ट्रेन चल रहे हैं, ट्रेन से हर चीज देखा जाता है, वहां प्रतिरोध भी होता है, दूसरे नंबर बाहरी वातावरण को भी देखा जाता है कि कोई ऐसा वातावरण तो नहीं है जिससे जो है मान लीजिए बहुत बड़ा जो है कोई जानवर आ गया आगे, तो ट्रेन से वो भी दिक्कत हो गई, या कोई बाइक या कोई बस आगे खड़ा हो गया आकर के। इसमें क्या है, वैक्यूम है, इसमें कोई आगे आगे ना कोई ट्रैफिक से संबंधित कोई प्रतिरोध होगा ना जो है आपका वायु से संबंधित कोई प्रतिरोध होगा। इसीलिए इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे परिवहन का पांचवा साधन कहा जाता है। ये देखिएगा, यहाँ अगर देखेंगे तो 1000 किलोमीटर में 1 घंटे में आदमी तय कर लेगा। यानी अगर ये परिवहन सफल हो जाता है पूर्ण रूप से, तो ये आने वाले समय में जो है परिवहन के क्षेत्र में एक जो है नई उपलब्धि होगी। अभी हाल ही में जो है आपको शायद 2 महीना नहीं होगा, 1 महीना हुआ होगा, 1 महीना का न्यूज है लगभग लगभग। उसमें ये हुआ था कि इसी आईआईटी मद्रास में जो है हाइपरलूप से संबंधित एक 400 मीटर का परियोजना का ट्रायल हुआ था। 400 मीटर, देखिएगा 400 मीटर की। तो वहां आईआईटी मद्रास में भी इसका आयोजन हुआ था, ट्रायल हुआ था। अगला है, किस राज्य सरकार ने यन प्राउड यानी न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स पहल लॉन्च की है? तो ये पहला राज्य है जो इस तरह से जो है एक जो ड्रग्स होते हैं, अनयूज्ड ड्रग्स होते हैं, उनको हटाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो ये केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा, न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। इसका उद्देश्य क्या है, जो अप्रयोग ड्रग्स होते हैं जिनका यूज नहीं होता है उनको जो है सुरक्षित डिस्पोज करना। इस उद्देश्य से इस जो है प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या होता है जब सॉरी क्या होता है जब आप अनयूज्ड जो ड्रग्स होते हैं उनको इधर उधर डिस्पोज किया जाता है, तो मानव के लिए और इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरा उत्पन्न करते हैं। तो उसके कारण से जो है बहुत नुकसान होता है पर्यावरण का और मानव स्वास्थ्य का। तो इससे जो है निपटने के लिए जो है यह परियोजना शुरू किया गया है। और इसको कोझिकोड, आप जानते होंगे, वहां का एक बड़ा जो है सिटी है कोझिकोड में, इसको जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। अगर ये सफल हो जाता है तो पूरे राज्य में इसको शुरू किया जाएगा।
पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? तो पायलट प्रोजेक्ट होता है जैसे कोई भी परियोजना आप शुरू किए हैं, कोई भी परियोजना आप भी छोटा से छोटा परियोजना जरूर कभी ना कभी शुरू करते हैं, तो उसको आप तत्काल पूरा जो है लॉन्च नहीं कर देते हैं या उसको शुरुआत नहीं कर देते हैं। उसको देखते हैं कि हाँ ये जो है परियोजना कैसे जो है सफल हो सकती है, किसी क्षेत्र में उसको जो है लागू कर दिया जाए। अगर उस क्षेत्र में जो है लागू किया जाता है, अगर वो सफल होता है तो उसको बड़े क्षेत्र में जो लागू किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप अगर टाइम टेबल बनाते हैं कि हमको इतना घंटा पढ़ना है, तो क्या करते हैं, कोई टाइम टेबल जो है बना लेते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसको जो है लागू करने का प्रयास करते हैं। जब धीरे धीरे वो लागू हो जाता है तो आप पूरा फुल उसको लागू कर देते हैं। तो उसी तरह से जो है पायलट प्रोजेक्ट भी कुछ होता है, किसी विशेष क्षेत्र में जो है उसको लागू किया जाता है, बाद में जब वो वहां सफल हो जाता है तो उसको पूरे देश में या पूरे राज्य में लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीएम नरेंद्र मोदी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जो है शामिल होंगे? तो ये आपको बताना, अभी 12 मार्च आने वाला है, तो वहां प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में वहां के जो है स्थापना दिवस के रूप में उस देश का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो कहां प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में? विकल्प में आपका इंडोनेशिया, मॉरिशस, मालदीव, फिलीपींस। तो कहाँ ये शामिल होने वाले हैं? सही उत्तर आपका रहेगा मॉरिशस में ये जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं 12 मार्च को। अभी देखेंगे जब हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे 26 जनवरी को, अभी पिछले महीने, तब आपके जो प्रबोयो सुबियांतो जो है, प्रबोयो सुबियांतो कहाँ के थे? इंडोनेशिया के। प्रबोयो सुबियांतो ये आपके चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे, और इंडोनेशिया के चौथे ऐसे जो है प्रेसिडेंट थे जो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत में शामिल हुए थे। तो ये भी आपको एक न्यूज है, ये भी ध्यान रखना है। देखिएगा जब हमारा जो है देश गणतंत्र बना था, स्वतंत्र नहीं, गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को, तब जो है यहाँ के इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। यानी पहला अगर चीफ गेस्ट कोई बना था, कहाँ का बना था? तो इंडोनेशिया का, सुकर्णो नामक वहां के जो है राष्ट्रपति थे वो बने थे। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा 12 मार्च को मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस में जो है पीएम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मॉरिशस देखेंगे तो ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटेन से जो है ये 12 मार्च 1968 को स्वतंत्र हुआ था। और राष्ट्रपति, ये भी एक न्यूज है कि पिछली वर्ष जब हुआ था 2024 में, इसका 12 मार्च 2024 को इसका जब स्थापना दिवस मनाया गया था, तब वहां अपने देश की राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसमें जो है शामिल हुई थी मुख्य अतिथि के रूप में। यानी पिछले वर्ष भी कोई भारतीय उसमें शामिल हुआ था, और अब की वर्ष भी कोई भारतीय इसमें शामिल हो रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये देखिएगा आपका मॉरिशस का मैप है, पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। तो यहाँ जो है पीएम जो है शामिल होने वाले हैं 12 मार्च को। अगला है भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सॉरी देखिएगा गलती हो गया, चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर एडवाइजर। तो बी ए नागेश्वरन का कार्यकाल जो है कब तक बढ़ा दिया गया है? तो जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो इनका कार्यकाल जो है बढ़ाया गया है, कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? विकल्प में है अप्रैल 2026, मार्च 2027, मार्च 2028, जून 2028। सही उत्तर आपका रहेगा मार्च 2027 तक इनका कार्यकाल जो है बढ़ाया गया है। यानी लगभग लगभग 2 वर्ष जो है इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। किनका? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का। ये क्या करते हैं? जो आर्थिक मामले होते हैं उनसे संबंधित सलाह देते हैं भारत सरकार को, और जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है हर वर्ष उसको तैयार करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण को जो है ये तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सीईए। तो देखिएगा ये है इनका इमेज। इनको जो है 2022 में नियुक्त किया गया था। अभी इनका जो है फरवरी में इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, तो फिर इनको जो है मार्च 2027 तक के लिए फिर से जो है नियुक्त कर दिया गया है, रीअपॉइंट कर दिया गया है। अगला है हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखिएगा नाम इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। एक होता है सीईए था क्या, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और यहाँ क्या है चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो यह है, कह रहा है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो विकल्प में है बी नागेश्वरन, बी आर सुब्रमण्यम, सुमन बेरी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका रहेगा बी आर सुब्रमण्यम है, इसके जो है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इसके कौन है? बी आर सुब्रमण्यम। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो देखिएगा बी आर सुब्रमण्यम है इनके सीईओ, और पहला सीईओ अगर देखें तो सिंधु श्री जो है खुल्लर थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखेंगे नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कब बना था? 1 जनवरी 2015 को इसको जो है स्थापित किया गया था। किसको हटा करके? योजना आयोग को रिप्लेस करके जो है ये बनाया गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर था, तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। नीति आयोग जो है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच है, यानी नीचे से सलाह दीजिए, ऊपर तक जो सलाह जाएगा और उस पर कार्य होगा। और योजना आयोग टॉप टू बॉटम अप्रोच था, ऊपर से जो है नियम कानून लागू होता था, नीचे आता था। और ये क्या है? नीचे से ऊपर जाता है। मेन डिफरेंस ये है। तो इसके जो है फरवरी 2023 में इनकी नियुक्ति हुई थी 2 वर्ष के लिए, अभी इनका 1 वर्ष के लिए और कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और उपाध्यक्ष इसके सुमन के बेरी हैं। अब फर्स्ट उपाध्यक्ष अगर देखेंगे तो अरविंद पनगड़िया है। अब देखेंगे नीति आयोग के बारे में, एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है आपका। क्या होता है? उपाध्यक्ष। एक होता है सीईओ। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष जो है एक्स ऑफिसियो पीएम होता है, यानी जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया वो इसका जो है अध्यक्ष हो जाएगा। तो अब ही कौन है वर्तमान में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो यानी उसके ये अध्यक्ष हैं। अगर बाई चांस जो है अगले वर्ष मान लीजिए राहुल गांधी पीएम हो जाते हैं, इमेजिन करिएगा, तो ये जो है कौन हो जाएगा इसका अध्यक्ष? राहुल गांधी हो जाएंगे, या कोई और हो जाए मान लीजिए, तो वो उसका अध्यक्ष हो जाएगा। बताने का मतलब यह है कि हाँ, आप जो है इसको जानने लगे कि एक्स ऑफिसियो इसका चेयरमैन होता है पीएम, यानी जो भी पीएम की कुर्सी पर बैठेगा वो ही उसका अध्यक्ष हो जाएगा। और उपाध्यक्ष उसका कौन होता है यह भी देखिएगा, सुमन के बेरी हैं, जो कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा पाते हैं। तो सुमन बेरी इस समय जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ एक होता है जो राज्य मंत्री का दर्जा पाते हैं, ये जो है सचिव के स्तर पर जो है कार्य किए रहते हैं, तो उनको ये सीईओ बनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ये देखिएगा आपके जो है ये है इसके सीईओ। तो दोस्त आज का करंट अफेयर्स यहीं पर रखते हैं, खत्म करते हैं। देखिएगा थोड़ा सा टाइम को लेकर के मिसमैनेजमेंट हो रहा है, हम समझ रहे हैं आप लोग की बात, मतलब जान सकते हैं कि हाँ जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि शाम के टाइम ये जो वीडियो आ रहा है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा सा देखिएगा, कोई सी चीज जब नया शुरू किया जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, धीरे धीरे वो समस्या समाधान हो जाएगा। तो आप सब इसको अपने मित्रों तक भेज दीजिएगा, और जो है जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।